नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव के बड़े हमलों को लेकर मैदान में उतरे सीएम योगी आदित्यनाथ की, राहुल गांधी के आबादी और हिस्सेदारी वाले फार्मूले संगठन की और बाहुबली ब्रजेश सिंह के किए बड़े ऐलान की, और आखिर में बात करेंगे मंदिरों के करोड़ों अरबों के चढ़ावे के पीछे छिपे सच की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। साइकिल चलेगी तो दंगा कराएगी, पीलीभीत में सीएम योगी ने सपा को घेरा। राम मंदिर चढ़ावा के सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अजय राय के नेतृत्व में कल अयोध्या जाएंगे उत्तर प्रदेश के सभी कांग्रेसी सांसद, रामलला के करेंगे दर्शन। दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 लॉन्च, 1 जुलाई से होगी लागू। राम मंदिर चढ़ावा के शोरी अनिल मिश्रा, गोपाल राय समेत 70 से 80 लोगों को नोटिस। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हवाई हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हुई, 163 घायल। जम्मू कश्मीर के शोपोर में AK-47 हैंड ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। मुंबई के लिए मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी, अगले कुछ दिनों में भारी बारिश का अनुमान। सोने चांदी में बड़ी गिरावट, सोना 15,000 रुपए सस्ता, चांदी 440 रुपए टूटी। शेयर बाजार में भारी गिरावट का दौर जारी, सेंसेक्स 372 अंक गिरा, निफ्टी 23,950 के नीचे बंद। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे आज के पहले मुद्दे के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जो भूचाल आया है कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी थर्मामीटर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव का महादंगल होना है, लेकिन अखाड़ा अभी से सज चुका है और इस बार लड़ाई का अखाड़ा बना है अयोध्या के राम मंदिर में दान की रकम में हुई कथित चोरी का मामला। जी हां, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट क्या हारी, विपक्ष को जैसे संजीवनी मिल गई। अब मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को ऐसा लपका कि वो इसे सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी बनाम भगवान राम की लड़ाई बनाने में जुट गए हैं। अखिलेश जी तो सार्वजनिक मंचों से दहाड़ रहे हैं कि ये चोरी मैंने ही पकड़ी, और तो और उन्होंने इस घटना की तुलना सीधे विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गजनबी द्वारा सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटे जाने से भी कर दी है। अखिलेश यादव का सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों ने भगवान के चंदे को भी नहीं छोड़ा, लेकिन शायद वो भूल गए कि सामने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खड़े हैं जो ऐसी गुगली फेंकने में माहिर हैं कि बल्लेबाज चारों खाने चित हो जाएं। चुनावी साल में इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए खुद सीएम योगी मैदान में उतरे और पिछले कुछ दिनों में अखिलेश यादव पर एक के बाद एक ऐसे 5 तीखे पलटवार किए कि सपा का दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। आइए इस पूरे सियासी दंगल की इनसाइड स्टोरी समझते हैं। आगे हम आपको कुछ बताएं, इससे पहले ये समझ लीजिए कि पूरा बखेड़ा आखिर है क्या। दरअसल राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अनुरोध पर सीएम योगी ने तगड़ा एक्शन लेते हुए 13 जून को लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल का गठन किया था। एक्शन ऐसा हुआ कि इस पूरे मामले में अब तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इतना ही नहीं, इस विवाद की आंच इतनी तेज है कि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और मुख्य सदस्य अनिल राय को अपने पदों से इस्तीफा तक देना पड़ा है। फिलहाल ये पूरा मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पेंडिंग है और अब विपक्षी पार्टियां इस पूरे केस की जांच सीबीआई को सौंपने की पुरजोर मांग उठा रही हैं। वहीं अब बात करते हैं उस जुबानी जंग की जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में आग लगा रखी है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को घेरने के लिए चुन चुन कर तीर चलाए। दरअसल हाथरस की जनसभा में सीधे अखिलेश यादव की आंखों में आंखें डालकर सीएम योगी ने चुनौती दी। योगी ने कहा, अखिलेश जी, अयोध्या को राम भक्तों ने सजाया और संवारा है, आप उनकी चिंता छोड़िए, पहले अपने किए का पश्चाताप कीजिए और एक बार जाकर रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इससे आपको सद्बुद्धि आ जाएगी। सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है,
आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए। और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को भी सम्मान मिलना चाहिए। हमारी सरकार वहां श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। युद्ध स्तर पर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं, क्योंकि आप तो मुल्ला और मौलवियों के सामने घुटने टेकने के सिवाय आपके पास कोई ऐसा एजेंडा नहीं जो प्रदेश के विकास के लिए हो, अयोध्या, मथुरा या काशी के उत्थान के लिए हो, उनकी पहचान को, पौराणिक पहचान को बनाए रखने के लिए हो। ये धूल झोंकने का काम मत करो। एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है, अयोध्या की अपनी पहचान है। वहीं देवरिया की एक रैली में सीएम योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव और मुलायम सिंह सरकार के दौर के उन काले अध्याय को याद दिला दिया। योगी ने गरजते हुए कहा कि जो लोग कभी जय श्री राम बोलने पर राम भक्तों और कार सेवकों पर लाठियां और गोलियां बरसाते थे, आज वे कह रहे हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। मुझे आश्चर्य होता है, मैं कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का एक बयान पढ़ रहा था। वो कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी तो अयोध्या को धार्मिक नगरी बनाएगी। अरे आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे? आपने तो अपना इतिहास देखिए, राम भक्तों पर गोली आप ही के लोगों ने चलाई थी, आप ही की सरकार ने चलाई थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने। आज जब राम भक्तों के परिश्रम और पुरुषार्थ से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अरे भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया था। दरअसल अखिलेश यादव ने दांव चला था कि 2027 में अगर सपा की सरकार बनी तो वो अयोध्या को एक सच्ची धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करेंगे। इस पर योगी ने ऐसा तंज कसा कि सपा खेमा तिलमिला गया। योगी ने कहा कि आप क्या धार्मिक नगरी बनाएंगे, अपना इतिहास उठाकर देखिए। 2017 से पहले आपकी सरकार में विकास का सारा पैसा कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल बनाने में खर्च होता था। हमारी सरकार ने इसे रोका और मंदिरों के सौंदर्यीकरण में लगाया। आपकी सरकारों में थानों और जेलों में जन्माष्टमी मनाने पर रोक थी, कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध था। विकास तब होता है जब सुरक्षा का बेहतर माहौल होता है। सुरक्षा के एक बेहतरीन माहौल में ही विकास की आशा और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। जहां पर सुरक्षा न हो, जहां उपद्रव हो, जहां दंगाग्रस्त हो, जहां पर महीनों महीनों कर्फ्यू हो, वहां विकास और उज्जवल भविष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 2017 के पहले कमोवेश उत्तर प्रदेश की यही स्थिति थी। कौन ऐसा जिला था जहां दंगे न हुए हों? कौन ऐसा जिला था? आपके मथुरा के जवाहर बाग की घटनाओं
कोसी कला का दंगा हो, मेरठ और अलीगढ़ के दंगे हो या मुजफ्फरनगर के दंगे, महीनों महीनों कर्फ्यू, आम जन त्रस्त होता था, व्यापार चौपट होता था, नौजवान की नौकरी पर उसे हाथ धोना पड़ता था, जनजीवन अस्त व्यस्त होता था, प्रदेश बदनाम होता था। और आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, कोई गुंडागिर्दी नहीं। कल ही मुहर्रम का आयोजन संपन्न हुआ। अब मुहर्रम के नाम पर सड़कों पर वो उपद्रव नहीं होता है जो पहले तलवारबाजी के नाम पर रात चलते हुए लोगों पर हमले कर दिए जाते थे। ताजिया के नाम पर किसी गरीब की झोपड़ी हटा दी जाती थी, किसी का छज्जा तोड़ दिया जाता था, हाई टेंशन तार को जबरन हटा दिया जाता था। सरकार ने एक व्यवस्था बनाई, नहीं, एक गरीब की झोपड़ी और उसका मकान महत्वपूर्ण है, आप ताजिया की साइज को छोटा कर दीजिए, जरूरी नहीं है कि किसी गरीब का मकान हटे, छज्जा नहीं टूटेगा, हाई टेंशन तार नहीं हटेगा। आपको अपनी स्वयं के लिए ताजिया की हाइट को कम करना पड़ेगा। अगर लंबा करोगे तो हाई टेंशन तार की करंट की चपेट में आओगे, इसलिए नहीं होने देना चाहिए। और आपने देखा होगा इतने बड़े पैमाने पर जब मैं उसका रिव्यू कर रहा था, लगभग 12,000 जुलूस उत्तर प्रदेश के अंदर निकले, कोई दंगा नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, पता भी नहीं लगा। नहीं तो किसी के घर में जाकर के लोग नहीं भी चाहते होंगे तो भी उसके घर में जाकर के माइक की आवाज से ढोल और ताशा बजा करके तमाशा बनता था। आज वो तमाशा बंद हुआ है, शांतिपूर्ण ढंग से हर पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है। यह सुखद अनुभूति का अवसर जब होता है, विकास तब होता है। वहीं इधर प्रयागराज के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने भी पलटवार करते हुए कहा कि हम समाजवादी लोग भी चाहते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा हो, लेकिन सनातन की आड़ में कोई गोरख धंधा नहीं होना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर में चंदा घोटाला एक ऐसा पाप है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अखिलेश ने यह भी तंज कसा कि सरकार इस मुद्दे को इसलिए भटका रही है ताकि युवाओं के पेपर लीक का मुद्दा खुद ब खुद दब जाए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप उनकी बातों पे भरोसा मत करिए जिनके लिए डोनेशन फर्स्ट है, नेशन नहीं है। और हमारे साथी ने जो सवाल पूछा है, मैं कई बार जवाब दे चुका हूं। केदारेश्वर धाम इटावा में शिव मंदिर के निर्माण पूरे होने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के दर्शन करने जाएंगे। लेकिन सवाल हमारे दर्शन का नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे जाने का अयोध्या, और ये कहने से थकते नहीं थे कि हम इतनी बार जा चुके हैं, हम इतनी बार दर्शन कर चुके हैं। वहां पर सोचिए, उनके जाने के बाद भी उन्हें जानकारी नहीं मिली इस बात की। तभी तो कहावत बनी है, चिराग तले अंधेरा। कितनी बार गए हैं और उसके बाद उन्हें इस बात की खबर ही नहीं है। तो सोचिए तहसील में क्या हो रहा होगा, सोचिए थाने में क्या हो रहा होगा, सोचिए और जगह पर भ्रष्टाचार कितना हो रहा होगा। इसी प्रयागराज की अगर केवल डेवलपमेंट की ऑडिट की जाए
पिछले 10 साल की, तो कम से कम 50, 60, 70 हजार करोड़ रुपए खर्च हुआ होगा। लेकिन हालत देखो क्या ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो गया? क्या बिजली की व्यवस्था का समाधान हो गया? क्या इलाज की व्यवस्था का समाधान हो गया? क्या आपकी जो एम्बुलेंस है वो समय पर आने लगी? क्या डायल 100 जो पुलिस को व्यवस्था दी थी, क्या और स्ट्रेंथन हो गई क्या? तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि अयोध्या का चंदा कांड अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रह गया, बल्कि ये 2027 के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक कुरुक्षेत्र बन चुका है। अखिलेश यादव जहां इसे सोमनाथ की लूट बताकर भारतीय जनता पार्टी के हिंदू कार्ड की हवा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ ने मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि का पासा फेंककर अखिलेश यादव को उनके ही बुने जाल में फंसाने का तगड़ा चक्रव्यूह रच दिया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव समर के इस दंगल में जनता जनार्दन किसकी बातों पर भरोसा करती है। क्या अखिलेश यादव का चंदा चोरी वाला तीर सटीक बैठेगा या फिर योगी का मथुरा कार्ड सपा के सारे समीकरण को ध्वस्त कर देगा? उत्तर प्रदेश की सियासत का ये हाई वोल्टेज ड्रामा अभी तो बस शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ी खुफिया राजनीति चल रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव अभी दूर है जरूर हैं, लेकिन लखनऊ के मॉल एवेन्यू से लेकर दिल्ली के 10 जनपद तक कांग्रेस के भीतर एक ऐसी खिचड़ी पक रही है जिसकी खुशबू विरोधियों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 में मिली संजीवनी के बाद अब कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आर पार के मूड में है। चर्चा है कि बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस संगठन का पूरा ढांचा ही बदलने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से लेकर पूरे प्रदेश कार्यकारिणी का कायाकल्प करने की तैयारी है। राहुल गांधी का जातीय जनगणना और जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी का फॉर्मूला अब सीधे उत्तर प्रदेश के संगठन में लागू होने जा रहा है। यानी इस बार लड़ाई सिर्फ बयानों की नहीं, बल्कि जमीन पर जातीय और सामाजिक समीकरणों को साधने की भी है। कांग्रेस इस बार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। पार्टी के भीतर चल रहे मंथन की मुख्य वजह है ओबीसी, मुस्लिम और दलित वोट बैंक को सीधे अपने पाले में लाना। लोकसभा चुनाव के नतीजे से उत्साहित कांग्रेस को लगता है कि अगर इन 3 स्तंभों को मजबूत नेतृत्व दिया जाए तो 2027 की लड़ाई में बीजेपी और सपा दोनों को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। इसी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश कांग्रेस के 7 बड़े दिग्गजों के नाम हवा में तैर रहे हैं, जिन्हें संगठन में बहुत बड़ी और अहम जिम्मेदारियां मिलने की पूरी संभावना है। और ये वो नाम हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना खास वजूद रखते हैं। आराधना मिश्रा मोना लगातार जमीन पर एक्टिव और कद्दावर चेहरा। राकेश राठौर ओबीसी समाज की मजबूत आवाज। इमराउद मसूद पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम नेता। प्रमोद तिवारी राजनीति के चाणक्य और पुराने रणनीतिकार। तनुज पुनिया दलित समाज का युवा और उभरता चेहरा। दीपक सिंह आक्रामक शैली के नेता। विवेक बंसल संगठन का लंबा अनुभव रखने वाले नेता। इन 7 छत्रपों को आगे करके कांग्रेस सूबे में नई सियासी ऊर्जा फूंकने की तैयारी में है। दरअसल वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को 17 अगस्त 2023 को ब्रजलाल खावरी की जगह कमान सौंपी गई थी। अगस्त 2026 में उनका 3 साल कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। अजय राय ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोककर कार्यकर्ताओं में जान फूकी थी और कांग्रेस की मौजूदगी का लोहा मनवाया था। लेकिन राजनीति में समीकरण सबसे ऊपर होते हैं। सियासी गलियारों में सुगुगाट है कि अजय राय भूमिहार समाज से आते हैं, जिसकी आबादी उत्तर प्रदेश में तुलनात्मक रूप से बहुत कम है और इस समाज का बड़ा हिस्सा पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा दिखाई देता है। ऐसे में कांग्रेस अब एक बड़े सोशल बेस यानी कि व्यापक सामाजिक आधार की तलाश में है। यही वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष की रेस में इस समय 2 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। पहला है राकेश राठौर, सीतापुर से सांसद राकेश राठौर ओबीसी समाज का बहुत बड़ा चेहरा है। अगर कांग्रेस उन पर दांव लगाती है तो ये सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की बड़ी गैर यादव ओबीसी आबादी को साधने की बड़ी कोशिश होगी। वहीं दूसरे हैं इमराउद
मसूद। सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के बीच सबसे लोकप्रिय हैं। उन्हें कमान मिलने का मतलब होगा मुस्लिम मतदाताओं में कांग्रेस का भरोसा और मजबूत करना। आपको बता दें, राहुल गांधी के हिस्सेदारी वाले नारे को अमली जामा पहनाने के लिए कांग्रेस दलित समाज के बीच अपनी पैठ बढ़ाने में जुटी है। हाल ही में लखनऊ में कांग्रेस ने काशीराम जयंती को बेहद भव्य तरीके से सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया था। इसके बाद से ही पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग की सक्रियता अचानक कई गुना बढ़ गई, सक्रियता कहें। इतना ही नहीं, पर्दे के पीछे की एक और दिलचस्प कहानी सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने हाल ही के दिनों में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीम मायावती से मुलाकात की कोशिश भी की थी। हालांकि ये मुलाकात हो नहीं सकी, लेकिन इसके बाद से सियासी पंडितों के बीच कांग्रेस और बहुजन समाज के संभावित संवाद को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि किसी भी दल ने अभी नहीं की है, पर राजनीति में बिना धुएं के आग कभी नहीं लगती। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस में होने वाला ये आगामी फेरबदल सिर्फ कुछ नेताओं को खुश करने या लाल बत्ती बांटने का खेल नहीं, बल्कि ये साल 2027 के उस महाचक्रव्यूह की तैयारी है जिसके जरिए कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सत्ता के वनवास को खत्म करना चाहती है। जातीय संतुलन, नए वोट बैंक की तलाश और पुराने दिग्गजों के अनुभव का ये कॉकटेल क्या गुल खिलाएगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि गेंद अब सीधे कांग्रेस हाईकमान के पाले में है। दिल्ली से जैसे ही अंतिम मोहर लगेगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा धमाका होना तय है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का ये नया अवतार लखनऊ के सिंहासन की रेस में कितना दमदार साबित होता है। अब जनता और सियासी पंडित दोनों की निगाहें बस इसी एक आधिकारिक लिस्ट पर टिकी है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करेंगे अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन पूर्वांचल की सियासी तपिश इस कदर बढ़ गई है कि बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूटने लगे हैं। कभी अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह, ठेकेदारी के सिंडिकेट के बेधड़क सिपाही और खूंखार गैंगवार की पहचान रहे बाहुबली ब्रजेश सिंह ने वो ऐलान कर दिया है जिसने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक में खलबली मचा दी है। जी हाँ, तस्वीर बिल्कुल फिल्मी थी। जगह थी बनारस का एक ऐतिहासिक 80 घाट और दुकान भी मशहूर पप्पू की चाय। बनारसी अंदाज में चाय की चुस्कियां लेते हुए पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह ने सीधे मीडिया के कैमरों के सामने दहाड़ते हुए कह दिया, हाँ, मैं विधानसभा चुनाव सीधे मैदान में उतर कर लड़ूंगा और कहां से लड़ूंगा इसकी जानकारी भी बहुत जल्द आपको दे दूंगा। पर्दे के पीछे रहकर सरकारें और विधायक बनाने वाले ब्रजेश सिंह ने पहली बार खुलेआम जनता के बीच आकर कसम खाई। बस फिर क्या था, इस बार बयान ने गाजीपुर से लेकर मऊ, जौनपुर, वाराणसी और चंदौली तक के सियासी समीकरणों को तहस नहस कर दिया है। आपको बता दें, ऐसा नहीं कि ब्रजेश सिंह का परिवार राजनीति में नया है। ब्रजेश सिंह और उनके परिवार का वाराणसी और उसके आसपास की सीटों पर दशकों से सिक्का चलता आया है। पहले उनके बड़े भाई चुलबुल सिंह और फिर खुद ब्रजेश सिंह निर्दलीय एमएलसी बनकर सदन पहुंचे। मौजूदा समय में उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह वाराणसी सीट से निर्दलीय एमएलसी हैं। उनके भतीजे सुशील सिंह चंदौली की सैदराजा सीट से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर विधायक हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि आज तक बीजेपी या कोई भी बड़ी पार्टी ब्रजेश सिंह को सीधे टिकट देने से बचती रही ताकि माफिया का ठप्पा ना लगे। ब्रजेश सिंह हमेशा निर्दलीय ही बाजी मारते रहे और पार्टियां पर्दे के पीछे से उन्हें मौन समर्थन देती रहीं। लेकिन अब पहली बार खुद डॉन सीधे विधानसभा के चुनावी समर में उतरने जा रहा है, जिससे विपक्षी दलों के होश उड़ गए हैं। हालांकि ब्रजेश सिंह ने ये तो साफ नहीं किया कि वे किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 80 घाट पर उनके मुंह से निकले राष्ट्रवाद और धर्म की रक्षा जैसे भारी भरकम शब्दों ने साफ इशारा कर दिया है कि उनका झुकाव किधर है। सियासी पंडितों का मानना है कि ब्रजेश सिंह सीधे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर उतरने के बजाय एनडीए के किसी सहयोगी दल जैसे भाजपा या अपना दल के टिकट पर दांव खेल सकते हैं। सीट की बात करें तो वो चंदौली, वाराणसी या जौनपुर की किसी भी हॉट सीट से ताल ठोंक सकते हैं।
आपको बता दें, पिछले 3 दशकों से पूर्वांचल की राजनीति मुख्तार अंसारी बनाम बृजेश सिंह के खूनी और सियासी गैंगवार के इर्द गिर्द घूमती रही। अब मुख्तार अंसारी के दुनिया से जाने के बाद उनके परिवार का दबदबा सिर्फ गाजीपुर और मऊ तक सिमट कर रह गया है। मुख्तार के जाने से पूर्वांचल की बाहुबली राजनीति में जो खाली जगह बनी है, बृजेश सिंह खुद मैदान में आकर उसे पूरी तरह अपने पाले में भुनाना चाहते हैं। ठाकुर लॉबी को एक बड़ा और ताकतवर राजनीतिक चेहरा देकर वे पूरे बेल्ट के सवर्णों को गोलबंद करने की फिराक में हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने पीडीएफ फॉर्मूले के दम पर गैर यादव, ओबीसी और दलितों को जोड़कर पूर्वांचल में बीजेपी को गहरी शिकस्त दी थी। लेकिन बृजेश सिंह की एंट्री ने अखिलेश यादव का ये चक्रव्यूह पूरी तरह से टूट सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बनारस और गाजीपुर में राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण वोटों का समीकरण बेहद निर्णायक है। बृजेश सिंह को सवर्ण जातियों, खासकर युवाओं का जबरदस्त समर्थन हासिल है। उनके आने से सवर्ण वोट एक मुक्त एनडीए के खाते में जा सकते हैं। वहीं चुनावी राजनीति में बाहुबलियों का अपना एक खतरनाक मैनेजमेंट होता है। स्थानीय ठेकेदार, ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत स्तर पर बृजेश सिंह का जो तगड़ा नेटवर्क है, उसके सक्रिय होते ही विपक्षी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट सकता है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि पूर्वांचल की जनता ने हमेशा से ही बाहुबलियों को पलकों पर बिठाकर संसद और विधानसभा का रास्ता दिखाया है, चाहे वो मुख्तार अंसारी रहे हों, धनंजय सिंह या फिर हरिशंकर तिवारी। लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कानून का इकबाल और सियासत का मिजाज दोनों बदल चुके हैं। ऐसे में बृजेश सिंह का ये सीधा दाव उन्हें विधायक की कुर्सी तक पहुंचा पाता है या फिर विपक्ष उनके खूनी अतीत के पन्नों को पलटकर जनता के बीच मुद्दा बनाकर इस दाव को फिल कर सकता है। ये देखना काफ़ी दिलचस्प और रोमांचक होगा। पूर्वांचल के इस महादंगल की शुरुआत 80 घाट की चाय से शुरू हो चुकी है। अब देखना है कि 2027 के चुनाव में ये चाय विरोधियों के लिए कितनी कड़वी साबित होती है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला क्या सामने आया? पूरे देश के सनातनियों और करोड़ों श्रद्धालुओं के दिल को ऐसी ठेस पहुंची कि अब हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है। सवाल ये कि आखिर हमारे देश के बड़े बड़े मंदिरों में जो हर साल करोड़ों अरबों का रुपया आता है या चढ़ावा आता है, उसका होता क्या है? भारत के कोने कोने में ऐसे कई सिद्ध मंदिर हैं जहां हर दिन नोटों की गड्डियां, सोने के बिस्किट, चांदी के छत्र और कीमती आभूषण दान पात्रों में बरसते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस महाचढ़ावे की निगरानी कौन करता है? क्या ये सीधे सरकार के पास जाता है या किसी ट्रस्ट की तिजोरी में? राम मंदिर के ताज़ा विवाद ने इस सोई हुई बहस को फिर से ऐसी आग लगा दी है कि अब लोग मंदिरों के वित्तीय प्रबंधन और उनके गबन को रोकने वाले कानूनों को खंगाल रहे हैं। आपको बता दें, बड़े मंदिरों में चढ़ावे के रखरखाव के लिए एक बेहद सख्त और तय प्रक्रिया होती है। जब भी किसी बड़े मंदिर का दान पात्र खोला जाता है तो वहां मंदिर ट्रस्ट के बड़े अधिकारी, बैंक के कर्मचारी और कई बार प्रशासनिक अधिकारी खुद मौजूद रहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होती है। नोटों की गड्डियों को गिनने के लिए बाकायदा मशीनें लगाई जाती हैं और उसे तुरंत बैंक में जमा कराया जाता है। वहीं अगर किसी श्रद्धालु ने सोना, चांदी या कोई कीमती हीरा जवाहरात चढ़ाया है तो उसका वजन करके एक अलग सरकारी रिकॉर्ड या रजिस्टर तैयार किया जाता है। हर वित्तीय वर्ष के अंत में चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए इस पूरे खजाने का ऑडिट कराया जाता है ताकि आय और खर्च का हिसाब सीधे ही साफ दिखाई दे। धार्मिक ट्रस्टों के नियमों के मुताबिक इस चढ़ावे का इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है, जैसे मंदिर के विशाल परिसर की सफाई, सुरक्षा, बिजली और जीर्णोद्धार का खर्च इसी पैसे से निकलता है। भगवान के दैनिक श्रृंगार, 56 भोग, महाआरती और त्योहारों पर होने वाले भव्य आयोजनों में ये राशि शामिल है। मंदिर के मुख्य पुजारियों से लेकर सेवादारों, सुरक्षा कर्मियों और सफाई कर्मियों का वेतन इसी चढ़ावे से दिया जाता है। वहीं दूर दूर से आने वाले भक्तों के लिए मुफ्त लंगर, ठहरने के लिए धर्मशालाएं, पीने का पानी और मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराने पर खर्च होता है। वहीं बड़े बड़े मंदिर ट्रस्ट जैसे तिरुपति या शिरडी इस पैसे से
बड़े बड़े मुफ्त अस्पताल, अनाथालय, स्कूल और यूनिवर्सिटी चलाते हैं। आपको बता दें, ये पूरा मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। देश में लंबे समय से ये मांग उठ रही है कि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए। इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख बिल्कुल साफ करते हुए कहा कि वह मंदिरों पर किसी भी तरह के सरकारी नियंत्रण के पक्ष में नहीं है। देखा जाए तो मंदिर का चढ़ावा सिर्फ पैसा नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों का भगवान के प्रति अटूट विश्वास है। जब राम मंदिर जैसे पावन स्थल से चंदा चोरी जैसी खबरें सामने आती हैं तो वो विश्वास डगमगाता है। कानून अपनी जगह है, ऑडिट अपनी जगह है और सरकार का रुख अपनी जगह। लेकिन डिजिटल इंडिया के इस दौर में अब वक्त आ गया है कि मंदिरों के इस महा चढ़ावे के प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता लाई जाए। जब तक हर एक पैसे का हिसाब ऑनलाइन और सार्वजनिक न हो तब तक ऐसी उंगलियां उठती रहेंगी। अब देखना यह है कि राम मंदिर के इस बड़े सबक के बाद देश के अन्य बड़े मंदिर प्रशासन अपनी तिजोरियों की सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए क्या नया और कड़ा कदम उठाते हैं। तो आज की इन खबरों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति इस बार उस चौराहे पर खड़ी है जहां हर दल अपने सबसे बड़े और अचूक मोहरों को आजमाने में जुटा है, चाहे वो अयोध्या के राम मंदिर के चंदे पर छिड़ा योगी बनाम अखिलेश का हाई वोल्टेज ड्रामा हो, सोशल इंजीनियरिंग के सारे उत्तर प्रदेश की सत्ता का बनारस खत्म करने की कांग्रेस की छटपट, या फिर पूर्वांचल की धरती पर खुद डॉन ब्रजेश सिंह का सीधे चुनावी मैदान में उतरकर बाजी पलटने का इरादा। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरें और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।